दोस्तों अगस्त 2021 में एक चाइनीज एक्ट्रेस झाओ वी सडनली डिसअपियर हो गई। चाइना की वन ऑफ द बेस्ट नोन एक्ट्रेस का इस तरह फिजिकली गायब हो जाना अपने आप में किसी अचंभव से कम नहीं था, लेकिन इतना काफी नहीं था कि ओवरनाइट उनको पूरे इंटरनेट से भी इरेज कर दिया गया। वीबो पर बना उनका खुद का सोशल मीडिया पेज गायब कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनके फैन पेजेस, फिल्म्स, टेलीविजन शोज, ऑनलाइन डिस्कशंस और इवन क्रेडिट कार्ड्स जहां भी उनका नाम था वो सब मिटा दिया गया। इन सब के बाद कोई मुश्किल से ही कह सकता है कि झाओ वी नाम की कोई इंसान कभी वहां एग्जिस्ट भी करती थी, और वो अकेली एक्ट्रेस नहीं थी जिसके साथ ये हुआ। चाइनीज गवर्नमेंट के वो सो कॉल्ड वल्गर इंटरनेट सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट चल रहे इस हाइटेंड क्रैकडाउन का कई चाइनीज एंटरटेनर्स शिकार बने। ये क्रैकडाउन चाइनीज गवर्नमेंट की उन रिसेंट पॉलिसीज का पार्ट है जिसके चलते वहां की गवर्नमेंट कंट्री में एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है। इसको ऑफिशियली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैंपेन भी कहा जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन कैंपेन के दो हिस्से हैं। पहला, वहां की प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी पर एक मैसिव रेगुलेटरी क्रैकडाउन करना, और दूसरा, चाइनीज कल्चर को पूरी तरह से मोरली री इंजीनियर करना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आज इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन की आखिर क्या जरूरत है। दोस्तों, ज्यादातर एनालिस्ट इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज को जिम्मेदार मानते हैं, और वो है शी जिनपिंग और पॉलिटिकल पावर के साथ उनका एंडलेस ऑब्सेशन। लेकिन इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है जो हम सब की नजरों से काफी दूर है। ये सब एक बहुत पावरफुल चाइनीज लीडर की दशकों की ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग का नतीजा है, जिनका नाम है वांग हनिंग। आज की वीडियो में हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे और जानेंगे वांग हनिंग के उन कारनामों को जिन्होंने उन्हें 21st सेंचुरी चाइना का मास्टरमाइंड बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वांग हनिंग एक यंग ब्रिलियंट चाइनीज कन्फ्यूशियन स्कॉलर थे जिनको 1990s तक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। उनकी इंटेलिजेंस का कोई पैरेलल नहीं था। कहा जाता है कि आज वांग हनिंग जैसा पब्लिक इंटेलेक्चुअल कोई जीवित ही नहीं है। उन्होंने अपने आइडियाज और थॉट प्रोसेस के बलबूते एक के बाद एक माइलस्टोन्स अचीव किए। उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमिक एक्युलेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने के थॉट्स ने हनिंग को प्रेसिडेंट जियांग जेमिन की नजरों में ले आया। चाइनीज लीडर जियांग जेमिन के बार बार इंसिस्ट करने पर इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने 1990s में एकेडमिक्स को गिव अप किया और 1995 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया। कुछ ही टाइम बाद वो सेंट्रल पॉलिसी रिसर्च ऑफिस के डायरेक्टर की पोजीशन पर प्रमोट किए गए और 2002 में उन्हें पार्टी की सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना दिया गया। जियांग के बाद जैसे ही सीसीपी की कमांड हु जिनताओ के हाथों में गई, वांग पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरीट की पोजीशन तक पहुंच गए। दोस्तों, वांग को प्रेसिडेंट जियांग के शंघाई गैंग ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में रिक्रूट किया। शंघाई गैंग शी जिनपिंग का एक राइवल फैक्शन है, और जैसे ही शी जिनपिंग 2012 में पावर में आए, उन्होंने इस शंघाई गैंग को रूथलेसली पर्ज किया। इसी के चलते इस गैंग के कई परमानेंट मेंबर्स जैसे फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ जो योंगकांग और फॉर्मर वाइस सिक्योरिटी मिनिस्टर सुन लिजुन को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन वांग हनिंग यहां न सिर्फ सलामत बच निकले बल्कि उनको फर्दर प्रमोट भी किया गया, जिसके चलते वो पार्टी के कोर पॉलिट ब्यूरो में देश के 25 टॉप रूलिंग एलिट्स में से एक बन गए। इस इंसिडेंट से आप उनकी पॉलिटिकल कनिंगनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। और आज वांग चाइना में पावर के एपेक्स लेवल पर हैं। आज वो प्रेसिडेंट शी के बाद चाइना के 6th मोस्ट पावरफुल मेंबर्स में से एक हैं। आज वांग सीसीपी की 7 मैन पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर होने के साथ साथ चाइना के टॉप आइडियोलॉजिकल थ्योरिस्ट भी हैं। शी जिनपिंग का हर सिग्नेचर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, चाहे वो उनका एम्बिशियस चाइना ड्रीम हो, एंटी करप्शन कैंपेन हो या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन सब की फैक्ट्री है वांग हनिंग का दिमाग। दोस्तों, उन्होंने ये मुकाम अपने आइडियाज की स्ट्रेंथ से हासिल किया है। उन्होंने ब्रूट फोर्स या फिर रॉ पावर के बजाय अपने आइडियाज और परसुएशन की स्ट्रेंथ से एक सटल और परवाइज इन्फ्लुएंस कायम किया, और इसी के चलते वो एक नहीं बल्कि डेंग ज़ाओपिंग के बाद आने वाले तीन चाइनीज प्रेसिडेंट का सपोर्ट सिस्टम बने। जियांग के 3 रिप्रेजेंटर्स, हर्ष जिनताओ का साइंटिफिक आउटलुक ऑन डेवलपमेंट और शी का चाइना ड्रीम, इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है वांग हनिंग। वांग एक स्कॉलर होने के साथ साथ एक प्रोफिलिक ऑथर भी थे। उन्होंने लगभग 20 बुक्स और कई ऐसे पब्लिश किए
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन बुक्स में दिए गए थॉट्स और आज जो चाइना में देखने को मिल रहा है उनमें एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी है। इससे पता चलता है कि कैसे बीजिंग आज पूरी दुनिया को वांग हनिंग के नजरिए से देखता है। इस वजह से आज उनको चाइनीज हिस्ट्री की प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे कि ह्यूग लियांग और हान फी, जिनको चाइनाज मैशियावेली के नाम से भी जाना जाता है, के साथ कंपेयर किया जाता है। और इसीलिए आज वांग को ब्रेन बिहाइंड द थ्रोन और द मैंडरिन बिहाइंड द एम्परर कहकर भी बुलाया जाता है। एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि पॉलिटिक्स में एंटर करते ही उन्होंने एक स्ट्रेंज ओपेसिटी कायम की। उन्होंने पब्लिक में बोलना, रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करना और यहां तक कि अपने सभी पुराने फ्रेंड्स और एक्विटेंसेस से सभी तरह का कनेक्शन खत्म कर दिया। और तो और वो किसी भी फॉरेनर से बात तक नहीं करते हैं। तो इन सब के चलते जाहिर है कि आप और मेरे जैसे काफी कम लोग ही वांग हनिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों 1988 में वांग फ्यूडन यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट प्रोफेसर बने। इसी स्कॉलरशिप के चलते उन्हें 6 मंथ्स अमेरिका में बिताने को मिले, लेकिन वहां जाकर अमेरिका को लेकर उनके आइडियलिस्टिक परसेप्शंस पूरी तरह बदल गए। अमेरिकन सोसाइटी के इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस को उन्होंने अपनी बुक अमेरिका अगेंस्ट अमेरिका में डिस्कस किया। उनका कहना था कि अमेरिका आज रिच और पुअर, व्हाइट और ब्लैक, डेमोक्रेटिक और ओलिगार्किक पावर, इजैलिटेरियनिज्म और क्लास प्रिविलेज, इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कल्चरल ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी जैसे कई सोसाइटल कॉन्ट्रडिक्शंस के चलते एक अनस्टॉपेबल क्राइसिस फेस कर रहा है। और इन सब का रूट कॉज मॉडर्न अमेरिकन लिबरलिज्म से जन्मा रेडिकल और नाहिलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म है। और यही अमेरिका के कल्चरल डेवलपमेंट और अमेरिकन स्पिरिट के लिए एक फैटल शॉक बनकर उभरा। 1989 में जब वो वापस चाइना आए तब तक वो लिबरलाइजेशन के लीडिंग ओपोनेंट बन गए। इनको कोइंसिडेंस कहिए या फिर कुछ और, लेकिन इन चीजों की टाइमिंग और ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं हो सकती थी। वांग के चाइना वापस आने के कुछ ही महीनों बाद चाइनीज सोसाइटी में इमर्ज हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स तियानामेन स्क्वायर इंसिडेंट के रूप में एक्सप्लोड हुए। तियानामेन स्क्वायर में पीएलए टैंक्स ने लिबरल डेमोक्रेसी के स्प्राउटिंग ड्रीम को पूरी तरह से क्रश कर दिया। इसी दौरान चाइनीज लीडरशिप को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उनकी रजीम को सिक्योर कर सके, और ये तलाश खत्म हुई वांग हनिंग से। डेंग ज़ाओपिंग की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में चाइना को एनालाइज करते हुए उन्होंने कहा कि चाइना अब इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन से इकोनॉमी ऑफ कंजम्पशन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसी के साथ वो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड कल्चर से एक मटेरियली ओरिएंटेड कल्चर और एक कलेक्टिविस्ट कल्चर से एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की तरफ बढ़ रही है। उनका मानना था कि सोशलिज्म का ये मॉडर्नाइजेशन चाइना से उसकी रियल कल्चरल डायरेक्शन छीन रहा है। उन्होंने वार्न किया कि प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किसी मोरल कोर वैल्यूज पर नहीं टिका है और ये स्ट्रक्चर चाइना के सोसाइटल और पॉलिटिकल कोहेशन को पूरी तरह डिसॉल्व कर सकता है। इसी के चलते उन्होंने अपनी अगली लैंडमार्क पब्लिकेशन का कोर थॉट कार्व आउट किया, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यूज की सेंट्रलिटी पर जोर दिया। इन्हीं आइडियाज को उन्होंने अपने 1988 के ऐसे द स्ट्रक्चर ऑफ चाइनाज चेंजिंग पॉलिटिकल कल्चर में इलाबोरेट किया। इसी में आगे उन्होंने बताया कि सीसीपी को यह समझना होगा कि कैसे सोसाइटी के हार्डवेयर यानी इकोनॉमिक्स, सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशन के साथ साथ सोसाइटी का सॉफ्टवेयर यानी कल्चर, वैल्यूज, एटीट्यूड्स भी उसकी पॉलिटिकल डेस्टिनी को शेप करते हैं। दोस्तों लिखने में यह आइडिया भले ही काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, लेकिन असल में ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के मटेरियलिज्म से एक शिफ्ट था। ये तो बात हुई थ्योरी की। आगे चल के उन्होंने इस आइडिया को प्रैक्टिकली भी बदलना शुरू किया। उनका कहना था कि चाइना को ग्लोबल लिबरल इन्फ्लुएंस पूरी तरह से रेजिस्ट करना होगा और एक कल्चरली यूनिफाइड और सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन बनना होगा, जो सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब चाइना एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पार्टी स्टेट बनेगा। उनके यही आइडियाज चाइना में नॉन अथॉरिटेरियन मूवमेंट के रूप में सामने आए। दोस्तों इन चीजों से साफ नजर आ रहा है कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को ट्रेडिशनल चाइनीज वैल्यूज और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और नेशनलिज्म जैसे वेस्टर्न आइडियाज के साथ साथ ब्लेंड करना चाहते थे। उनका मानना था कि इसी ब्लेंड को अडॉप्ट करके एक लॉन्ग टर्म स्टेबल और वेस्टर्न लिबरलिज्म से इम्यून सिस्टम बिल्ड किया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ही वॉज मोस्ट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू मैनेज चाइना। दोस्तों चाइना के प्रेजेंट डे गवर्नेंस मॉडल पर हम वांग हनिंग के फुटप्रिंट्स साफ देख सकते हैं।
एक बात तो साफ है कि वांग के इन्फ्लुएंस के चलते आज वहां की स्टैब्लिशमेंट ये समझ चुकी है कि चाइनीज सोसाइटी को एक साथ जोड़कर रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट की जरूरत है। और इसी के चलते चाइना में आज अनरेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक और कल्चरल लिबरलिज्म के प्रति टॉलरेंस का दौर खत्म हो रहा है। वांग की तरह शी जिनपिंग भी आज चाइनीज सोसाइटी में बढ़ते कमर्शलाइजेशन, ऑफिशियल करप्शन, लॉस ऑफ वैल्यूज, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसे सो कॉल्ड मोरल एविल्स के अगेंस्ट हैं। और इसी के चलते वांग शी को कन्विंस कर चुके हैं कि चाइनीज सोशल ऑर्डर पर आज वही थ्रेट्स मंडरा रहे हैं जो अमेरिकन सोसाइटी को हॉन्ट करते हैं, जिनका कारण वो लिबरल वैल्यूज को मानते हैं। और इनके थ्रेट से चाइना को बचाने का एक ही उपाय है, एग्रेसिव स्टेट इंटरवेंशन। दोस्तों, इसी इंटरवेंशन का रूप लिया शी के कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैंपेन ने। इसी वजह से एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशंस ने चाइना के टॉप टेक्नोलॉजी फर्म्स को अटैक किया। इसी के चलते नए डेटा रूल्स ने चाइना के इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनीज को कर्टेल किया। इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट ट्यूटरिंग सेक्टर को ओवरनाइट खत्म कर दिया और प्रॉपर्टी के रेंटल प्राइसेस को स्काई हाई रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी वजह से ज़ाओ वी जैसे सेलिब्रिटीज डिसअपियर हो रहे हैं। माइनर्स 3 आवर्स पर वीक से ज्यादा वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते। LGBT ग्रुप्स इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। और तो और अबॉर्शन रेस्ट्रिक्शंस भी पहले से कई ज्यादा टाइटन कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को अगर इसी तरह बढ़ता जाने दिया गया तो सोवियत यूनियन की तरह उनका भी कोलैप्स निश्चित है। शी के इस प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस ये इंश्योर करना है कि उनकी कल्चरल मार्केट वेस्टर्न स्टाइल स्टार्स का पैराडाइज ना बन जाए और उनका न्यूज और पब्लिक ओपिनियन वेस्टर्न कल्चर को वर्शिप ना करने लगे। तो आखिर में ये कल्चरल कैंपेन वांग हनिंग के ट्रियम्फ और टेरर को ही रिप्रेजेंट करता है। उनका 30 साल में कल्टीवेट हुआ कल्चरल थॉट आज पॉलिसी एक्शन का रूप ले चुका है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ वेस्ट में चल रहे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल अपहेवल को देखकर तो ये लगता है कि वांग हनिंग ने ग्लोबलाइज वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को एकदम सही तरीके से डायग्नोस किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस चीज पर शक होता है कि क्या सच में वो इन न्यू सोसाइटल वैल्यूज को इंजीनियर करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि इंजीनियर्स ऑफ द सोल कभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। खैर, वो जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है, आज हमारा वर्ल्ड एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट विटनेस कर रहा है, जहां चाइना और वेस्ट एक ही तरह की सोसाइटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन थैंक्स टू वांग हनिंग दोनों के अप्रोचेस एक दूसरे से रेडिकली डिफरेंट हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाइना आज ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप के लिए लगातार वेस्ट को चैलेंज कर रहा है। तो इस ग्रैंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो भी होगा, वही आने वाली सदी में ग्लोबल गवर्नेंस के मॉडल को डोमिनेट करेगा। दोस्तों, ये थी कहानी वांग हनिंग की, जो चाइना के एक मास्टरमाइंड है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।